नमस्कार। जूही स्टोरी में आप सभी का स्वागत है। आज हम सुनेंगे पुष्पा सक्सेना जी की कहानी तुम्हें पाकर। तो चलिए कहानी की शुरुआत करती हूँ। उम्मीद करती हूँ कि मेरे द्वारा बोली हुई कहानी आप सभी को पसंद आए। कहानी पसंद आए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। प्रिया के पत्र ने जया को सोच में डाल दिया। पहले की कोमल भीरू प्रिया का इस पत्र की प्रिया से जया कतई मेल नहीं बैठा पा रही थी। पत्र की शुरू की पंक्तियों ने ही जया को चौंका दिया। क्या यह वही प्रिया है जिसे जया ने बचपन से जाना है? प्रिया ने लिखा था, शेखर के साथ लिए 7 पैरों का बंधन तोड़कर रजत को पाया है। रजत का साथ पाकर अब और कुछ पाने की आकांक्षा ही शेष नहीं रही। सब कुछ मिल गया है मुझे। बहुत बहुत खुश हूँ जया। रजत ने मुझे मेरी पहचान दी है। नहीं, हम शादी के झूठे बंधन में नहीं बंधे हैं, पर मन के रिश्ते से एक हो चुके हैं। जानती हूँ मेरे इस फैसले से समाज मुझे धिक्कारेगा, मुझे चरित्रहीन और कलंकिनी जैसे संज्ञाओं से अलंकृत किया जाएगा, पर मुझे इन बातों की परवाह नहीं है। रजत के साथ जान पाई हूँ सच्ची खुशी किसे कहते हैं। उम्र के इस पड़ाव पर जान सकी हूँ 7 फेरों की जगह मन का बंधन अटूट होता है। उम्मीद है तू मुझे समझ सकेगी। लंबे पत्र के अंत में प्रिया के हस्ताक्षर थे। जया और प्रिया बचपन की सहेलियां थीं। पड़ोसी होने के कारण दोनों साथ साथ स्कूल और कॉलेज गई थी। प्रिया संकोची स्वभाव की बेहद संवेदनशील लड़की थी। कहानियाँ उपन्यास पढ़ते पढ़ते वह भी कहानियाँ लिखने लगी थी। स्कूल कॉलेज की प्रतियोगिताओं में वह अपनी कहानी पढ़ने का साहस कभी नहीं कर सकी थी। छात्र छात्राओं की भीड़ उसे डरा देती थी। जया को अपनी कहानी पकड़ा कर अनुनय करती, जया प्लीज मेरी कहानी पढ़ दे। तू खुद क्यों नहीं पढ़ती? अपनी कहानी के पत्रों की फीलिंग्स तू जितनी अच्छी तरीके से व्यक्त कर सकती है मैं नहीं कर सकूँगी। कोई बात नहीं, मेरी कहानी की थीम तो समझ ही जाएगी। प्राइज मिले या ना मिले मुझे कतई परवाह नहीं है। प्रिया की जिद पर जया को उसकी लिखी कहानी पढ़नी ही होती थी। कहानियों की ट्रेजेडी जया की आंखें नम कर देती। तू हमेशा ट्रेजेडी ही क्यों लिखती है प्रिया? ज़िंदगी में कुछ खुशियाँ भी तो हो सकती हैं। एक बात ज़रूर है, तेरी दुखद अंत वाली कहानियाँ तुझे इनाम ज़रूर दिला जाती हैं। क्या इसलिए ट्रेजेडी लिखती है? जया परिहास करती। हम जानबूझकर अंत दुखद थोड़ी बनाते हैं। लिखते हुए कहानी अपने आप खुद से कुछ बन जाती है। प्रिया मासूमियत से कहती, तेरी यह बात तो सच है। कहानी को पढ़ते हुए पाठक जिसे खलनायक समझते हैं, अंत होते होते तेरी लेखनी उन्हें भी सहानुभूति दिला जाती है। सच्चाई स्वीकार करती जया हंस पड़ी। एमए पूरा करते ही जया की शादी आगरा के एक वकील शेखर कुमार के साथ हो गई। विदाई के समय जया के कंधे पर सिर रखकर प्रिया खूब रोई थी। प्रिया के जाने पर जया उदास सी हो गई थी, पर जल्दी ही रोहित ने उसका जीवन साथी बनकर उसकी उदासी दूर कर दी थी। समय बीतता गया। विवाह के 6 वर्ष बीत चुकने के बाद प्रिया का यह फैसला क्यों? 2 साल पहले जया एक सेमिनार में आगरा गई थी। ताजमहल देखने के साथ प्रिया से मिल पाने की संभावना ने जया को गले लगाती प्रिया का चेहरा खुशी से जगमगा उठा। तुझे देखकर मैं तो जी गई जया। अच्छा, यानी मेरे आने के पहले आप बेजान थी।
लगता है आज तू भी अपनी कहानियों में ही जी रही है। वही पुरानी ट्रेजेडी क्वीन बनी हुई है। जया ने परिहास किया। कहानियाँ तो मेरा सास शादी होते ही छोड़ गई। एक लंबी सांस लेकर प्रिया उदास हो गई। अरे अब तो तेरे सामने तेरी साकार कहानी बनकर तेरा सौरभ आ गया है। कहाँ है तेरा बेटा? स्कूल गया है, थोड़ी देर में आ जाएगा। उसके बिना घर खाली सा लग रहा है। घर में बच्चों का शोर ना हो तो घर असली घर नहीं लगता। जया को अपनी दोनों बेटियां याद हो आई। उनके शोर से घर का कोना कोना गुलजार रहता है। सच कहूँ जया, यह खालीपन मेरे मन का प्रतिबिंब है। प्रिया का बुझा सा चेहरा देख जया चौंक गई। वाह, क्या बात कही है। एक प्यारा सा बेटा और एक चाहने वाला पति। अपना घर और कार के होते हुए भी तेरा मन खाली है। अब और क्या चाहिए जो तेरा खालीपन भर दे। ठीक कहती है जया, शायद इतना सब पाकर और कुछ पाने की आकांक्षा शेष नहीं रहनी चाहिए। पर मेरे मन का कोई कोना बेहद रीता है। कभी लगता है जीवन यूं ही व्यर्थ जा रहा है। अजीब बेचैनी महसूस करती हूँ। क्यों भाई, क्या हमारे वकील साहब तेरे मन का खाली कोना भर के तेरा जीवन सार्थक नहीं कर रहे हैं? जया ने परिहास किया। उन्हें अपने मुकदमों से फुर्सत ही कहाँ मिलती है। कभी कभी उनकी जीत मुझे रुला जाती है। तेरी बात मेरी समझ से परे है प्रिया। अरे पति की जीत तो पत्नी का गौरव होता है और तू उल्टा ही कह रही है। कल की शेखर की जीत ने एक 5 साल की बच्ची को उसकी माँ से अलग कर दिया। बाप की ओर से मुकदमा शेखर ने जीता। बाप का अहम जीत गया। बच्ची की माँ मेरी चौखट पर सिर पटक पटक कर रोती रही। उसका हाहाकार मुझे अंदर तक चीर गया। बड़ी मुश्किल से उसे हटाया जा सका। मेरी आंखों में आंसू देख शेखर नाराज हो गए। नाराज़गी से कहा था, यह मेरा पेशा है। बेकार की बात पर अपसेट होकर मेरी जीत का मज़ा किरकिरा मत करो। अगर रोना है तो अपने कमरे में जाकर रो। तुम बच्ची नहीं, एक बेटे की माँ हो। बी प्रैक्टिकल। माँ हूँ इसीलिए तो माँ का दर्द महसूस कर सकती हूँ। अच्छा होता तुम माँ की तरफ से केस लड़ते और बच्ची माँ को दिलवाते। उसी स्थिति में मैं तुम्हारी जीत पर गर्व करती। इसका मतलब मेरी जीत पर दुख मनाओगी। क्या वो अकेली औरत बच्ची को पाल सकती? क्या वह बाप जिसने दूसरी शादी कर ली है बच्ची को माँ का प्यार दे सकेगा? मेहनत मजदूरी करके भी एक माँ अपनी बेटी को प्यार और अच्छी ज़िंदगी दे सकती है। सच तो यह है उस आदमी ने अपने अहम की त्रुटि के लिए बच्ची को छीना है। तुम्हारी फालतू बातें सुनने के लिए मेरे पास वक्त नहीं है। ऐसी ही हमदर्दी है तो माँ की तरफ से केस लड़ डालो। हाँ, बहस अंग्रेजी में करनी होगी और अंग्रेजी तुम्हारे लिए काला अक्षर भैंस बराबर है। मूड खराब करके रख दिया। मुझे सुनाकर शेखर चले गए। उनकी सबसे बड़ी तमन्ना थी उनकी बीवी फर्राटेदार अंग्रेजी बोलने वाली हो। तू तो जानती है, मुझे शुरू से अंग्रेजी बोलने में हिचक होती थी। बात बात में इस बात को सुनाकर ताने देते हैं। अपनी किस्मत को सहारो बुआ की, जिससे तुम इस घर में आई हो। तुम्हें मेरे गले मड़ बुआ खुद स्वर सिधार गई। क्यों शेखर, क्या जानते नहीं थे? तूने हिंदी में एमए किया है, वो भी ऐसे वैसे नहीं, फर्स्ट डिवीज़न के साथ टॉप किया है। हमारे घरों में अंग्रेजी कहाँ चलती थी? ये सब शादी के पहले सोचना चाहिए था। एक बात ज़रूर कहूँगी, शेखर को अपना काम करने दे। तू अपना मन क्यों खराब करती है? वकालत के पेशे में तेरी भावुकता नहीं चलेगी प्रिया। हम क्या करें जया, हमसे ये सब नहीं सहा जाता। किसी गरीब का दर्द शेखर को नहीं सालता। उनसे जबरन पैसे निकलवाते हैं। उनके आंसू और फरियाद उन पर असर नहीं करती।
मेरी एक बात मान ले प्रिया, अपने पति को उनका काम करने दे। तू अपना दिमाग क्यों खराब करती है? अरे ज़िंदगी का मज़ा लेने की कोशिश कर। आगरा में कितने दर्शनीय स्थल हैं, जब जी चाहे बेटे को साथ लेकर निकल जाया कर। आगरे की चाट का मज़ा लिया है कभी? याद है हम कॉलेज में घर से लाया खाना भिखारी को देकर खुद चाट का मज़ा लेते थे। वो दिन तो हमेशा के लिए खो गए जया। सौरभ को साथ ले जाने के लिए उसके पास वक्त ही कहाँ बचता है। स्कूल से आते ही एक ट्यूटर मैथ पढ़ाने के लिए आ जाते हैं। अंग्रेजी सिखाने के लिए मैडम डिसूजा रखी गई हैं। उसे मैनर सिखाना, खाना खाने के लिए कांटे छुरी का इस्तेमाल करना, सब उसकी नैनी साइमा द्वारा सिखाया जाता है। मैं तो एकदम नकारा करार दी गई हूँ। प्रिया के चेहरे पर उदासी पसर गई। अरे रात में तो तू उससे अपनी कहानियाँ सुना सकती है। कितनी अच्छी कहानियाँ लिखती थी। शुरू में कोशिश की थी, पर शेखर को मेरी कहानियाँ पसंद नहीं आई। अंग्रेजी कहानियाँ कॉमिक्स की सीरीज से उसे मोहाविष्ट कर दिया गया है। अच्छा, अब ये बातें छोड़, लगता है आज भूखे पेट ही सोना पड़ेगा। जया ने बात का रुख मोड़ने की कोशिश की। सॉरी जया, अभी खाना लगवाती हूँ। तेरी मनपसंद कचौरियाँ और दम आलू बनाए हैं। तुझसे बातें करते वक्त कहाँ उड़ गया पता ही नहीं चला, वरना दिन काटना मुश्किल लगता था। वाह, चलो, इतने दुख में भी मेरी पसंद तो याद रही। जया ने परिहास किया। साथ में प्रिया भी हंस पड़ी। शाम को शेखर जब कोर्ट से लौटा, जया और प्रिया चाय पी रही थी। सौरभ जया के लाए खिलौने लेकर पढ़ने चला गया था। प्रिया से जया का परिचय पाकर हेलो कहकर शेखर ने जाना चाहा। अरे आप कहाँ चले, हमारे साथ चाय नहीं पिएंगे? जया ने हंसकर शेखर को रोकना चाहा। नो थैंक्स, मैं कोर्ट में चाय ले चुका हूँ। कल एक बड़ा इम्पॉर्टेंट केस है, मुझे उसकी तैयारी करनी है। आप अपनी फ्रेंड के साथ चाय एंजॉय कीजिए। फिर किसी की बात की प्रतीक्षा ना कर शेखर चले गए। देखा तूने, इन्हें चाय पीने तक की फुर्सत नहीं है। कभी कभी बहुत अकेलापन महसूस करती हूँ। बेटे को माँ से ज़्यादा टीवी में इंटरेस्ट है। सब अपनी दुनिया में मस्त हैं। तू कहीं जॉब क्यों नहीं कर लेती प्रिया? एमए की फर्स्ट डिवीज़न को जंग क्यों लगा रही है? एक बार शेखर से जॉब लेने की बात की थी, पर वह बेहद नाराज़ हो गए। कहा था, क्यों, क्या पैसे की कमी पड़ गई है? मैं औरत की नौकरी से सख्त खिलाफ हूँ। तुम काम पर जाओगी तो घर कौन देखेगा? मैंने अपना घर देखने के लिए तुमसे शादी की है। आगे कभी नौकरी की बात भी मत सोचना। अगर इतना ही फालतू टाइम है तो अपना अंग्रेजी का ज्ञान बढ़ा लो। मेरे फ्रेंड्स की बीवियाँ जब अंग्रेजी में बात करती हैं तो तुम उनका मुंह ताकती रह जाती हो। शर्मिंदा मुझे होना पड़ता है। तुझे पूछना चाहिए था, क्या तेरी स्थिति नौकरानी की है? बस घर देखना ही तेरा दायित्व है। उस हालत में तो शेखर को किसी अनपढ़ लड़की से शादी करनी चाहिए थी। मुझे लगता है शेखर खुद किसी हीन ग्रंथि से ग्रस्त हैं। सुना है अनाथ शेखर को उनकी बुआ ने अभावों में पाला है। अब पैसा आने पर शायद वह ऐसी बातें करते हैं। जया उत्तेजित हो उठी। तू शायद ठीक कह रही है। मैंने पहले ही हार मान ली। मैं जॉब के लिए फिर बात करूँगी। सिर्फ बात करने से ही कुछ नहीं होगा। तुझे अपने में हिम्मत लानी होगी। पक्का निश्चय करना होगा कि तुझे जॉब ज़रूर लेना है। डरने से कुछ हासिल नहीं होने वाला है। जॉब लेने से तेरा खालीपन और निष्क्रियता की भावना तिरोहित हो जाएगी। तू कहे तो मैं शेखर से बात करूं? नहीं, तेरी बात समझ में आ गई है। जॉब करने से लगेगा मैं भी कुछ सार्थक कर रही हूँ। कामकाजी औरतें अपने काम के साथ घर की देखभाल भी अच्छी तरह से कर सकती हैं।
प्रिया का चेहरा आत्मविश्वास के साथ चमक उठा। जया को आगरा के दर्शनीय स्थल दिखाती प्रिया का मूड खुशगवार हो गया। ताज पहुंचकर जया ने प्रिया को छेड़ा। याद है, तेरी कहानी सुनकर मनोज तेरा दीवाना हो गया था। बेचारे ने अपनी प्रेमिका से धोखा खाया था। खूब याद है। न जाने कैसे उसे यह वहम हो गया था कि मैं बहुत अर्थों में उसकी प्रेमिका जैसी थी। देवदास बन गया था बेचारा। दोनों की सम्मिलित हंसी में पुरानी खुशियाँ थीं। जया की घर वापसी तक प्रिया का मूड बदल चुका था। जया ने उसके मन में पक्का विश्वास जगा दिया था, वह भी कुछ कर सकती है। दृढ़ शब्दों में जॉब लेने की बात ने शेखर को चौंका दिया। यह जॉब का भूत फिर सवार हो गया। जरूर यह पट्टी तुम्हारी सहेली ने पढ़ाई है। वह खुद तो जॉब करती है, एक बार कहने पर बात समझ में नहीं आती। औरतों का काम करना मुझे कतई पसंद नहीं है। वैसे भी काम करके कौन से झंडे गाड़ लोगी। कड़ाई से शेखर ने अपनी बात कह दी। मैं कुछ ऐसा पाना चाहती हूँ जिसे पाकर और कुछ पाने की आकांक्षा शेष न रहे। हो सकता है मेरा जॉब मेरी वह आकांक्षा पूर्ण कर दे। प्रिया ने निर्भय अपने मन की बात कह दी। मैं स्टैम्प पेपर पर लिख कर दे सकता हूँ, तुम्हारी ज़िंदगी में ऐसा दिन कभी नहीं आएगा। अपनी रोने वाली कहानियाँ लिखते लिखते तुमने खुद ज़िंदगी में रोना ही सीखा है। इतना सब कुछ पाने के बाद और क्या चाहिए। अपनी किस्मत सराहो, मुफ्त में मज़े उड़ा रही हो। अब मेरा और वक्त बर्बाद मत करो। शेखर झल्ला उठा। दिन भर बेकार रहने से तो अच्छा है कुछ सार्थक काम करूं। सौरभ को पढ़ाने के लिए आपने ट्यूटर लगा रखे हैं। तुम क्या खाक उसे मैथ और इंग्लिश पढ़ा सकती हो। हिंदी जैसे आसान विषय में एमए करके फर्स्ट डिवीज़न पा लेना बहुत आसान बात है। आप हिंदी साहित्य के विषय में जानते ही कितना है। शेखर के कटाक्ष ने प्रिया को तिलमिला दिया। मुझे जानने की ज़रूरत भी नहीं है। वैसे भी शादी के बाद से घर में आराम फरमा रही हो। किसी कॉलेज में तो जॉब मिलने से रहा। हाँ, चौथी पांचवी के बच्चों को पढ़ाकर शौक़ पूरा करना चाहो तो कोशिश करके देखो। उतना बड़ा काम भी शायद ही कर पाओ। क्रोधित शेखर कमरे से चला गया। पति के व्यंग ने प्रिया को आहत जरूर किया, पर किसी भी काम के लिए अनुमति मिल जाना बड़ी बात थी। बड़े उत्साह से अपना बायोडाटा तैयार कर कई कॉलेज को भेज दिया। प्रतियोगिताओं में मिले पुरस्कार ने उसका बायोडाटा वजनी बना दिया। 2-3 कॉलेजों में नाकामयाबी के बाद अंततः एक कॉलेज में उसे चुन लिया गया। प्रिया की खुशी का ठिकाना न था। पति को इस चुनाव की सूचना देना जरूरी था, पर शेखर के कड़वे शब्द ने उसके उत्साह पर पानी के छींटे डाल दिए। को एंड कॉलेज में जाने की हिमाकत कर रही हो। आजकल के लड़के मेल लेक्चरर्स तक की नाक में दम कर देते हैं। तुम किस खेत की मूली हो। भगवान जाने तुम्हारी क्या गत करे। अभी भी वक्त है, जॉब का शौक छोड़ दो। बाद में आंसू बहाने मेरे पास मत आना। अनुत्तरित प्रिया के मन में संकल्प ले लिया, चाहे जो हो जाए अब वो पीछे नहीं हटेगी। 2-3 दिन बाद उसे कॉलेज ज्वाइन करना है। सौरभ की देखभाल करने के लिए शेखर ने साइमा नाम की नैनी रख दी थी। नैनी को समझाने के बाद सौरभ से कहा, सौरभ बेटे, कल से तुम्हारी मम्मी भी टीचर बनकर पढ़ाने जाएगी। तुम साइमा आंटी को परेशान मत करना। ओके मम्मी, पर तुम मेरे लिए चॉकलेट ज़रूर लाना। इतना कहकर सौरभ खेलने भाग गया। कॉलेज में प्रवेश करती प्रिया का दिल धड़क रहा था। प्रिंसिपल चक्रवर्ती हंसमुख व्यक्ति थे। वेलकम मिसेस कुमार, उम्मीद है कॉलेज का माहौल आपको पसंद आएगा। चलिए आपका परिचय आपके साथियों से करा दूं। स्टाफ रूम के साथियों ने प्रिया का गर्मजोशी के साथ स्वागत किया। सह प्राध्यापक चंद्रकांत जी ने कहा,
एक सुंदर महिला के आने से हमारा हिंदी विभाग सचमुच रसमय हो जाएगा। प्रिया के कान तक लाल हो गए। यह सच था, शादी के 6 वर्षों बाद भी प्रिया के रूप लावण्य में कोई कमी नहीं आई थी। उसकी छरहरी सुडौल काया, भोला निष्पाप चेहरा लड़की होने का भ्रम देता था। शादी के बाद से आज तक किसी ने इस तरह से खुलेआम उसके रूप को लेकर उसकी प्रशंसा नहीं की थी। चंद्रकांत जी, मजाक छोड़िए। प्रिया जी एमए की टॉपर है। अपनी कहानियों और लेखों के लिए कई पुरस्कार प्राप्त लेखिका हैं। प्रिंसिपल चक्रवर्ती ने प्रिया की प्रशंसा की। डॉक्टर चक्रवर्ती, इनका सौंदर्य क्या मजाक की चीज़ है? यह तो ऐसी सच्चाई है जिसका सब लोहा मान जाए। प्रिया जी, हमारे चंद्रकांत ऐसे ही हैं। वैसे एक कहानीकार के विभाग में आने से हमारे छात्र छात्राएं रचनात्मक कार्यों में आपसे प्रेरणा अवश्य ले सकेंगे। विभाग अध्यक्ष रजतनाथ ने सच्चाई से कहा। प्रिंसिपल के जाने के बाद रजतनाथ ने प्रिया को उसकी क्लासेस के बारे में बतलाया। आप नई हैं। इस सत्र में आपको बीए पार्ट 1 और पार्ट 2 की कक्षाएं लेना आसान होगा। आप कहानीकार हैं, अतः आप शायद कहानी और उपन्यास पढ़ाना पसंद करेंगी। मेरा कहानीकार तो कब का मर चुका है। कोशिश करूंगी विद्यार्थी मेरे शिक्षण से निराश ना हो। अनायास ही प्रिया के मुंह से सच निकल गया। धन्यवाद, पर कहानीकार की हत्या मेरी दृष्टि में अक्षम्य अपराध है। मेरी कामना रहेगी विषय शिक्षण के साथ आपके कहानीकार को नवजीवन मिल सके। हल्के से मुस्कुराकर प्रिया मौन रह गई। पहले दिन प्रिया का विद्यार्थियों से परिचय कराने रजतनाथ कक्षा में उसके साथ गए। परिचय देकर कहा, अगर आप सब अच्छे अंक और डिवीज़न पाना चाहते हैं तो प्रिया जी का एक एक शब्द आत्मसात करना जरूरी है। ध्यान न देने की स्थिति में नुकसान आपका ही होगा। उस नुकसान की भरपाई कर पाना आसान नहीं होगा। तालियों से स्वागत किए जाने के बाद शांत सधे शब्दों में प्रिया ने सबका परिचय लिया। अपनी कहानियाँ स्वयं पढ़ने का साहस न कर पाने वाली प्रिया में न जाने कहाँ का साहस आ गया कि वह खड़ी सहजता से पाठ्यक्रम के विषय में बातचीत करने लगी। संभवतः उसके पीछे शेखर की चुनौती काम कर रही थी। पहले दिन की सफलता से प्रिया उत्साहित हो उठी। शेखर को सब बताने के लिए उसे डिनर के समय की प्रतीक्षा थी। शायद उस समय शेखर उससे उसके पहले दिन के अनुभव के बारे में कुछ पूछे। खाना खाते शेखर को शायद याद ही नहीं रहा कि प्रिया ने आज कॉलेज ज्वाइन किया है। शेखर की ओर से कोई उत्साह न पा प्रिया का उत्साह मन में ही रह गया। देर रात तक प्रिया अगले दिन के लिए लेक्चर तैयार करती रही। अपने समय में पढ़े गए बहुत से टॉपिक्स मानस में सजीव हो उठे। 2-4 दिन बाद रजतनाथ ने प्रशंसा करते हुए कहा, बधाई प्रिया जी, आप तो छा गई हैं। विद्यार्थियों का कहना है आप कहानी के पात्र इस तरह से संजीव कर देती हैं मानो वे उनके सामने खड़े हों। भाई प्रिया जी स्वयं सुंदर कहानी है। हम जैसे नीरस लोग भला विषय में रस कैसे भर सकते हैं। प्रिया जी तो कहानी के पात्र गढ़ने वाली कलाकार है। चंद्रकांत जी फिर परिहास पर उतर आए। प्रिया जी, हमारे विभाग में प्रत्येक शनिवार को एक साहित्यिक गोष्ठी होती है। विद्यार्थियों के अलावा एक प्राध्यापक को भी अपनी कोई रचना पढ़नी होती है। इस बार की गोष्ठी में आपको अपनी कोई कहानी पढ़नी होगी। रजतनाथ ने अनुरोध किया। नहीं नहीं, अब मेरे पास यहाँ कोई कहानी नहीं है, मुझे क्षमा कीजिए। प्रिया ने सफाई दी। नहीं है तो लिख डालिए। नए लेक्चरर महोदया को हमारा यह अनुरोध तो मानना ही होगा। चंद्रकांत जी ने साहस से कहा। चंद्रकांत जी ठीक कह रहे हैं।
खुद मुझे कई बार कविता पाठ करना पड़ा। रजत नाथ ने चंद्रकांत जी की बात की पुष्टि की। आप कविता करते हैं? प्रिया के सवाल पर रजत हंसकर बोले, वियोगी होगा पहला कवि, आह से उपजा होगा गान, उमड़कर आँखों से चुपचाप, वही होगी कविता अनजान। मतलब कि आप वियोगी हैं। वैसे कविता लिखना तो बहुत कठिन काम है। बहुत कोशिश करने पर बस शायद एकाध कविता ही लिख पाई थी। क्यों? क्या कविता लिखने के लिए आपको कोई प्रेरणा नहीं मिली? अचानक रजत नाथ सवाल कर बैठे। आप किसकी प्रेरणा से कवि बन गए रजत जी? रजत जी के सवाल पर प्रिया ने सवाल कर डाला, छोड़िए, पुरानी कहानी भूल जाना ही ठीक है। हाँ, कहानी सुनने की शर्त तो आपको पूरी करनी ही होगी। इसमें किसी छूट की संभावना नहीं है। घर पहुंचकर प्रिया ने अपनी पुरानी डायरी खोज निकाली। विवाह के बाद घर से अपनी कहानियों की डायरी और कॉपियाँ साथ लाने का मोह वह नहीं छोड़ सकी थी। सौभाग्यवश अलमारी के एक कोने में उसकी कहानियाँ सुरक्षित पड़ी थीं। एक नज़र में उसे अपनी प्रिय कहानियाँ दिख गई। उस कहानी पर यूनिवर्सिटी की कहानी प्रतियोगिता में उसे प्रथम पुरस्कार मिला था। शनिवार की गोष्ठी में पूरा हॉल खचाखच भरा हुआ था। धड़कते दिल से प्रिया ने अपनी कहानी सुनानी शुरू की। यूनिवर्सिटी में उसकी कहानी जया ने पढ़ी थी। आज खुद कहानी पढ़ते समय मानो सारे पात्र जी उठे। भावों के साथ वाड़ी में स्वाभाविक उतार चढ़ाव आ रहा था। एक जगह तो स्वयं उसका गला भर आया। कहानी समाप्त होने के बाद कुछ पलों के सन्नाटों के बाद हॉल तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा। अचानक रजत नाथ ने आगे बढ़कर उसका हाथ अपने हाथ में लेकर कहा, जिस हाथ से यह कहानी लिखी गई है मैं उसका अभिनंदन करता हूँ। यह कहानी भारत की आधी आबादी यानी नारी के कोमल मन की पीड़ा को साकार करती है। मेरी तो आंखें नम हो गई। परिहास। प्रिय चंद्रकांता जी गंभीर थे। गोष्ठी समाप्त होने पर छात्र छात्राओं ने उसे घेर लिया। कहानी के विषय में उनकी जिज्ञासा शांत करती प्रिया अभिभूत थी। क्या सचमुच उसका लेखन इतना सशक्त है? शायद उसकी कहानियों में रोमांस और प्रेम का जो अभिनय रूप होता है वही युवा पीढ़ी को आकृष्ट करता था। पर रजत नाथ और चंद्रकांत जी को भी तो उसकी कहानियाँ इतनी पसंद आई। इसका अर्थ तो यही हुआ वह अच्छी कहानियाँ लिख सकती है। रजत नाथ ने अनुरोध भरे स्वर में कहा, आपकी कहानियाँ पढ़ने का सौभाग्य चाहता हूँ। क्या अवसर देंगी? वैसे क्या आपने कभी अपनी कहानियों का संकलन छपवाने के विषय में नहीं सोचा? नहीं, आपने को कभी लेखिका के रूप में नहीं देखा। बस जब मन में कुछ उठा लिख डाला। जानते हैं, आज पहली बार अपनी कहानी खुद पढ़ी है, वरना मेरी कहानियाँ मेरी फ्रेंड जया पढ़ती थी। आज उसे लिखूंगी। मैंने कहानी खुद पढ़ी तो उसे खुशी होगी। कुछ संकोच से जया ने कहा, बड़ी भाग्यशाली थी आपकी मित्र जिसे इतनी सुंदर कहानियाँ पढ़ने को मिली। अब यह सौभाग्य मैं चाहता हूँ। विश्वास है निराश नहीं करेंगी। मेरे पास कुछ एक कहानियाँ ज़रूर है, पर कुछ लोग उन्हें मूर्खतापूर्ण भावुकता की संज्ञा देते हैं। वादा कीजिए आप वैसा कुछ नहीं करेंगे। प्रिया को याद हो आया, एक बार बड़े उत्साह से शेखर को अपनी एक कहानी सुनाने की गलती कर डाली थी। किसी तरह आधी कहानी झेल चुकने के बाद शेखर ने झुँझलाकर रिमार्क दिया था, औरत की यही भावुकता उन्हें खुद रोने और दूसरों का मूड खराब करने को मजबूर करती है। रोने रुलाने की जगह क्या कोई उद्देश्यपूर्ण रचना नहीं कर सकती?
घर परिवार की औरतों के कर्तव्यों जैसे विषयों पर लिखना सार्थक होता। तुम्हारी कहानी तो बस बकवास है। उस दिन के बाद प्रिया ने अपनी कहानियाँ भुला दी थी। यह क्या कह रही हैं आप? आपकी कहानी सुनने के बाद मेरा अनुभव कहता है। तो दोस्तों, आप सुन रहे थे कहानी तुम्हें पाकर। आज की कहानी में इतना ही। आगे की कहानी जल्द ही लेके आऊँगी। तब तक के लिए धन्यवाद।